कहता है परिंदा खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आर्म पॉइंट पे। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12 के पोल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दौर का जिक्र किया गया है, यानी कि टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो वो टाइम पीरियड शीत युद्ध का क्या था, 1945 से 1991 तक का। ये जो 45 साल थे यहाँ पर शीत युद्ध चला, और जब 1991 में जो हमारा सोवियत संघ होता है उसका विघटन हो जाता है, तो वहाँ पर शीत युद्ध खत्म हो जाता है। अब आप सोच रहे होगे सोवियत संघ है क्या। सोवियत संघ है कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ 15 देश शामिल थे, जिसके कुछ देश शामिल थे, 15 देश तो वार्सा पैक्ट में शामिल थे। तो यहाँ पर सोवियत संघ में जो देश थे शामिल थे वो एक देश नहीं था, वहाँ पर रूस भी था और भी बहुत सारे साम्यवादी देश थे। इन्होंने एक गुट बना लिया था जिसको सोवियत संघ कहते थे। वो सारे के सारे सोवियत संघ में से जब 1991 में अलग हो जाते हैं तो सिर्फ रूस बचता है, और वही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कहलाता है। तो जितने भी सोवियत संघ ने इंटरनेशनल जो रिलेशन बनाए होते हैं, संधियां की होती हैं, उनकी जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो रूस पर आ जाती है। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो जाता है और शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और जब विश्व में नई महाशक्ति उभरती है वो होती है अमेरिका। ये सब होने से पहले आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। तो 1914 से 1918 तक आपको पता है कि हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। वर्ल्ड वार फर्स्ट होने के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों को जनहानि हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, संपत्ति को नुकसान हुआ, पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये जब समाप्त होता है 1918 में, उसके बाद जनवरी 1919 में क्या होता है कि हमारा पेरिस शांति सम्मेलन होता है। उसके अंदर एक निर्णय लिया जाता है कि हम क्या करेंगे, हम लीग ऑफ नेशन की स्थापना करेंगे, या फिर राष्ट्र संघ की, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना करेंगे। अब यही राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, कब होती है, ये होती है 1920 में, ठीक है। 19 जनवरी 1919 में तो ये बोला जाता है कि चलो ठीक है हम राष्ट्र संघ की स्थापना करेंगे। लेकिन क्या होता है, इसकी स्थापना कब होती है, 10 जनवरी 1920 में। तो करीब एक साल बाद क्या होता है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। अब इसका काम क्या होता है, इसका मुख्य काम होता है कि युद्ध को रोकना, कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई युद्ध हो रहा है तो सामूहिक लक्ष्य उसको होना चाहिए, उसका सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जितने भी लोग शामिल हैं, जितने भी देश शामिल हैं, वो सभी मिलकर अपनी सेना भेजें और जहाँ पर युद्ध हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। दूसरा इसका काम था निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, यानी कि जितने भी हथियार आधुनिक हथियार बन रहे हैं या फिर हथियार की होड़ थी थोड़ी बहुत, उसको कम करना। और साथ ही साथ मध्यस्थता द्वारा समाधान, या फिर मध्यस्थता और बातचीत द्वारा समाधान। अगर दो देशों में आपस में कुछ झगड़ा हो रहा है या फिर किसी क्षेत्र को लेकर विवाद है, तो उनके बीच में मध्यस्थता और बातचीत द्वारा जो समाधान है वो शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाए। लेकिन ये फेल हो जाता है, और 1939 में क्या होता है, वर्ल्ड वार सेकेंड हो जाता है। अभी जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ इसके भी कुछ कारण थे। इसका पहला कारण तो यही था कि जो हमारा लीग ऑफ नेशन था ये फेल हो जाता है। फेल होने का इसका सबसे बड़ा कारण था, इसके अंदर जो देश थे वो शामिल थे ही नहीं। करीब 50 देश इसके शामिल थे, 50 देश के आसपास करीब 58 देश शामिल थे। जब ये बहुत ज़्यादा अपने चरण पे था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, उस टाइम इसके अंदर सिर्फ 58 देश शामिल थे। और वर्ल्ड में हैं कितने सारे देश, तो उनमें से सिर्फ 58 देश शामिल होंगे। तो बाकी देशों में जब ऐसा झगड़ा चल रहा होगा तो वहाँ पर तो ये हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। तो इस वजह से ये फेल हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और दूसरा कारण क्या था कि जनवरी 1919 में क्या होता है कि वर्साई की संधि होती है। जनवरी 1919 में पेरिस शांति समझौता, और जून 1919 में वर्साई की संधि। ये वर्साई संधि आखिरकार थी क्या, जब ये प्रथम विश्व युद्ध रुका तो पेरिस शांति समझौते में क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी। इसी में ये भी निर्णय लिया गया था कि एक वर्साई की संधि होगी, जिसके अंदर जर्मनी जो था, जर्मनी के ऊपर कुछ ऐसी संधियां थोपी गई जो जीते थे राष्ट्र, उन्होंने जर्मनी के ऊपर कुछ ऐसी संधियां, कुछ ऐसी शर्तें थोप दी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसका जो क्षेत्रफल था वो चला गया। करीब 27,000 स्क्वायर माइल्स का उसका क्षेत्रफल था वो छीन लिया गया उससे। करीब उस क्षेत्रफल में रहने वाली करीब 7 मिलियन जो पीपल थे, वहाँ के लोग थे, वो उस क्षेत्र से अलग हो गए। ये सब हुआ किसके साथ, जर्मनी के साथ। तो जर्मनी का बहुत सारा क्षेत्रफल क्या हो गया, छीन लिया गया, और उसके जितने भी कॉलोनियल थे, यानी कि जितने भी उसके उपनिवेश थे, वो सारे के सारे खत्म कर दिए गए। तो ये किया किसने, जो जीते थे, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र जीते थे, उन्होंने जो देश थे जो हारे थे उनके ऊपर ही संधियां थोपी, और उनमें जर्मनी भी था। अब जर्मनी को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अब गिल्टी महसूस हो रहा था, कि बहुत ज़्यादा अपमानजनक महसूस हो रहा था। इस वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो नाज़ी हिटलर आता है उसका उदय होता है, और वो इस अपमान का बदला लेने के लिए क्या करता है, अपनी जो साम्राज्यवादी नीति को बहुत ज़्यादा आक्रामक बना लेता है और आसपास के क्षेत्र में कब्जा करने लग जाता है।
इस वजह से क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा कब से कब तक शुरू होता है? ये होता है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चलता है। ये हमारा वर्ल्ड वार सेकेंड होता है। अब ये वर्ल्ड वार सेकंड होता है, इसके अंदर भी कई सारे देश शामिल होते हैं और ये जो वर्ल्ड वार होता है ये प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा भयानक होता है। तो ये आखिरकार हुआ क्यों? पहला कारण हो गया कि हमारा जो लीग ऑफ नेशन था वो असफल हो गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे देश शामिल नहीं थे और वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया। दूसरा, वर्साई की संधि के तहत जो जर्मनी पे जो कुछ शर्तें थोपी गई थी बहुत ज़्यादा आक्रामक थी, बहुत ज़्यादा उसके लिए घृणा लायक थी या फिर उसको अपमानजनक महसूस हुआ। इस वजह से वहाँ जो नाजी पार्टी आई थी वो नाजीवादी पार्टी ने क्या करा कि आसपास के जो देश थे उन पे कब्जा करना शुरू कर दिया, अपने साम्राज्य द्वारा फैलाना शुरू कर दिया और उससे जो उसके जो क्षेत्रफल छीने गए थे, चाहे वो उसके क्षेत्रफल किसके से छीने गए थे, डेनमार्क, बेल्जियम और कुछ स्वयं राष्ट्रसंघ द्वारा कुछ क्षेत्रफल उसका छीन लिया गया था, उस पर खुद प्रशासन कर रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। यही होता है कि वो जर्मनी का जो नाजी हिटलर होता है वो आसपास के क्षेत्र में कब्जा कर रहा होता है, तो जो देश होते हैं कुछ वो इसका विरोध करते हैं और विरोध में क्या होता है आपस में लड़ जाते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ क्या था। दूसरे विश्व युद्ध में दोस्तों दो गुट शामिल होते हैं, पहले होते हैं मित्र राष्ट्र और दूसरे होते हैं ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंदर 4 देश शामिल होते हैं, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। इसके अंदर कुछ हद तक चाइना भी शामिल होता है लेकिन ज़्यादा वो इसके अंदर शामिल नहीं होता है, दूर से ही लड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी कम शक्ति होती है और वो गरीब होता है उस टाइम, तो वो ज़्यादा शामिल नहीं होता है। लेकिन ध्रुवीय राष्ट्र होते हैं जिनका ये मुकाबला कर रहे होते हैं वो होते हैं जर्मनी, जापान, इटली। तो मेन जो आतंक फैला होता है जर्मनी में और जापान में होता है। जर्मनी में जो नाजी हिटलर होता है वो चारों तरफ अपने साम्राज्य फैला रहा होता है, वो इधर जो हमारा फ्रांस होता है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, उसके कुछ क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है, साथ ही साथ और भी बाकी जो देश होते हैं छोटे मोटे उनके ऊपर कब्जा करना चाहता है। इधर ब्रिटेन उसका मुकाबला करता है, ब्रिटेन भी हारने वाला होता है। तो अमेरिका 1941 में क्या होता है, 1941 में वो भी शामिल हो जाता है। दोस्तों होता क्या कि ये अमेरिका वैसे शामिल नहीं होता। जापान क्या करता है कि अमेरिका का एक जहाज होता है उसका नाम होता है पर्ल हार्बर। ये एक जहाज होता है, इसके ऊपर जापान इसके ऊपर बम गिरा देता है और इसको खत्म कर देता है। पर्ल हार्बर बहुत बड़ा जहाज था, ये अमेरिका का था। जब 1941 में पर्ल हार्बर पे हमला करता है जापान, तो आखिरकार अमेरिका को भी विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली शामिल होना पड़ता है। पहले ये इनडायरेक्ट शामिल था, पहले इनको सिर्फ ये 3 देशों को ये वित्तीय सहायता यानी पैसों से मदद दे रहा था। अब क्या करता है वो अपनी सेना भेजता है और इसके अंदर जापान के ऊपर हमला करवाता है। इधर जर्मनी की ताकत बढ़ती जा रही थी, इस वजह से भी अमेरिका को शामिल होना पड़ा। अब ये विश्व युद्ध खत्म कैसे हुआ? तो 1945 में क्या होता है कि 6 अगस्त 1945 को जो हमारा अमेरिका होता है, अमेरिका यानी कि यूएसए क्या करता है, जो जापान के 2 शहर होते हैं, कौन कौन से 2 शहर होते हैं? पहला होता है हिरोशिमा और दूसरा होता है नागासाकी। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को बम गिराता है, परमाणु बम, पहला देश और पहला परमाणु बम और दूसरा नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे क्या करता है, परमाणु बम से हमला करता है। कौन? अमेरिका जापान के। तो जब ये अमेरिका जापान के इससे परमाणु बम पे हमला करता है तो ये बहुत ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा इसका नुकसान होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इसे समझ ही नहीं आता आखिरकार इसके साथ हुआ क्या। इस वजह से ये आत्मसमर्पण कर देता है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनके कूट नाम यानी कि सीक्रेट जो नाम थे इनके रखे गए थे परमाणु बम के, वो पूछे जाते हैं। तो जो हिरोशिमा पे गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, जो कि करीब 15 टन का था और 15 किलो टन का था, और जो नागासाकी गिरा था वो था 21 किलो टन का। तो ये हिरोशिमा उसका नाम था फैट मैन। तो लिटिल बॉय, फैट मैन, ये 2 सीक्रेट नाम थे उन दोनों बम के। तो ये क्या होता है कि इस तरह से जापान सरेंडर कर देता है और जो एक महाशक्ति होता है वो खत्म हो जाता है और इन दोनों के भी पैर टूट जाते हैं और आखिरकार 1945 में हमारे विश्व युद्ध होता है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो अमेरिका था उसने परमाणु बम से हमला करा। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ तर्क देते हैं इसके पक्ष में और कुछ वितर्क करते हैं इसके विपक्ष में। तो जो तर्क देते हैं उनका कहना है कि जो अमेरिका था उसने परमाणु बम से जापान पे हमला इसलिए करा ताकि वो जल्द से जल्दी युद्ध को समाप्त कर दे, युद्ध समाप्ति के लिए। आप स्पेलिंग मत देखना, स्पेलिंग में गड़बड़ हो, लेकिन आप बस ध्यान देना कि बोल क्या रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग गलत हो सकती है जल्दी में। तो जल्दी युद्ध समाप्ति के लिए अमेरिका ने
जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा नागासाकी पे हमला करा। दूसरा ये कारण देते हैं कि वो ज़्यादा जनहानि को बचाने के लिए, जो आम लोग मारे जा रहे थे उनको रोकने के लिए ये जरूरी था, को रोकने के लिए, ठीक है, जनहानि को रोकने के लिए देखो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए नागासाकी और हिरोशिमा पे जो देखो बम था वो गिराना सही था, उचित था। तो ये तो उन्होंने बोला कि जल्दी युद्ध समाप्त करने के लिए और जो राष्ट्र के जो लोग थे बाकी उनकी जनहानि को रोकने के लिए युद्ध को जल्दी समाप्त करना, परमाणु बम गिराना एकदम सही था। लेकिन जो विपक्ष है, जो इसका वितर्क करता है यानी इसकी बुराई करता है, वो कहता है कि अमेरिका चाहता था कि यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट सोवियत रिपब्लिक, ये सोवियत संघ का ही इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है, तो वो कहते हैं कि जो सोवियत संघ था उसको एशिया तथा अन्य देशों पर क्या करना चाहता था, रणनीतिक लाभ को रोकने के लिए। देखो यहां पर राजनीतिक होगा। देखो यहाँ पर वितर्कों का कहना है कि जो हमारा अमेरिका था वो सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य बाकी देश हैं वहाँ पर राजनीतिक लाभ को उठाने से रोकने के लिए उसने परमाणु बम से हमला कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि अगर ये विश्व युद्ध खत्म नहीं होता तो हो सकता था कि जो हमारा सोवियत संघ था जहाँ जहाँ जीत रहा था वहाँ पर क्या करता, अपनी मनपसंद सरकार बना लेता और अपने जो विचारधारा की सरकार होती उसको लागू करता। तो वहाँ पर क्या होता, राजनीतिक उसको लाभ होता, राजनीतिक रूप से वहाँ की जो सरकार होती वो सोवियत संघ को सपोर्ट कर रही होती। दूसरा कारण था कि अमेरिका ये जाहिर करना चाहता था कि भाई सबसे बड़ी महाशक्ति है, वो ये बम गिराकर ये दिखाना चाहता था कि वही सबसे बड़ी महाशक्ति, यानी कि वो सोवियत संघ को एक तरह से अपनी ताकत दिखाना चाहता था, महाशक्ति दिखाना चाहता था। इस वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, खटास पैदा हो जाती है। खटास का मतलब हो गया कि सोवियत संघ बोलता है तुमने मुझे बिना बताए जापान के शहरों पे इस तरह से हमला कर दिया और तुमने हमें बताया नहीं कि आपके पास परमाणु बम है, और आपने अचानक उसके ऊपर हमला भी कर दिया। तो इस तरह से इनके ऊपर विवाद पैदा होता है और आखिरकार परिणाम निकलता है कि दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे से अलग, एक दूसरे के विरोधी हो जाती हैं और अपने अपने जो हथियार होते हैं उनको और ज़्यादा इकट्ठा करने लग जाती हैं, ताकि अगर कभी इन दोनों में लड़ाई हो तो अपने पक्ष में ये लड़ाई कर सकें। यानी कि जब भी लड़ाई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दुश्मन को अपने चोट पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास हथियार हों। इसके लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा होता है वो हथियार खरीदने में या फिर उसको बनाने में लगा देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध था वो ख़त्म हुआ और उसके बाद उसका परिणाम निकला कि दो महाशक्तियों का उदय हुआ, जिसके अंदर जो देश हो जाता है दो गुटों में बढ़ जाता है। एक तरफ हो जाता है अमेरिका का गुट हो जाता है और एक तरफ हो जाता है सोवियत संघ का गुट। अब ये क्या करते हैं, अपना गुट बनाने के लिए क्या करता है, आपने देखा होगा कि दो दोस्त अगर लड़ जाते हैं या फिर दो दुश्मन लड़ जाते हैं, कोई व्यक्ति लड़ जाते हैं, तो वो अपने अपने दोस्तों को बुला लेते हैं कि भाई तुम मेरे साथ रहिए, अगर लड़ाई होती है तो हम उनको मारेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने क्या करा कि आगे कभी लड़ाई हो इसके लिए अपने गुट बना लिया। अमेरिका ने नाटो सीटो सेंटो बनाया तो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बना लिया और बाकी दोस्तों से, जो बाकी देश थे उनसे दोस्ती स्थापित की। तो यही होता है। अगर अब हम देखेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से सैन्य संगठन थे जो उन्होंने बनाए, सोवियत संघ में शामिल होते हैं। तो ये बंटवारा सबसे पहले यूरोप में होता है। यूरोप दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे सपोज करो ये हमारा यूरोप है, तो यहाँ पर ये होते हैं पश्चिमी गुट के और ये होते हैं पूर्वी गुट के। जो पश्चिमी गुट के होते हैं वो अमेरिका के नाटो में शामिल हो जाते हैं और जो पूर्वी गुट के होते हैं वो जो सोवियत संघ होता है उसके वार्सा पैक्ट में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले ये बंटवारा होता है अमेरिका द्वारा। अमेरिका नाटो की स्थापना करता है अप्रैल 1949 में। इसके अंदर करीब 15, उस टाइम 12 देश शामिल थे। उस टाइम 12 देश शामिल थे। वर्तमान में इसके अंदर 30 देश शामिल हैं। ये वर्तमान में भी इसकी ये अभी भी बना हुआ है। आपको याद रखना है कि इसके अंदर ये अभी बना हुआ है, लेकिन वार्सा पैक्ट खत्म हो चुका है। तो वार्सा इसके अंदर करीब 12 देश शामिल थे, 12 देश शामिल थे और इसके अंदर करीब 15 देश शामिल थे। ये क्या थे, यहाँ के 15 देश इसके संस्थापक थे और 12 देश इसके संस्थापक थे। तो इन्होंने अपने अपने गुट बना लिए। अब नाटो ने कहा कि अगर ये सपोज करो कि नाटो है, तो नाटो ने कहा अगर हमारे सदस्यों के ऊपर कोई हमला करता है
तो हम सभी मिलकर उसके ऊपर हमला करेंगे। इसी के जो विरोध में जो वार्सा पैक्ट बना था उसने भी कहा कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम भी उसका मुकाबला डट के करेंगे। तो वार्सा पैक्ट का मुख्य काम क्या था कि पश्चिमी गुट में शामिल नाटो के सदस्यों का मुकाबला करना, यूरोप में मुकाबला करना। तो इस तरह से दोनों गुट आपस में बट गए। फिर आता है हमारा जो एशिया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और वार्सा पैक्ट तो वार्सा पैक्ट है। और यहाँ पर 1954 में क्या हुआ कि जो सीटो था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, एक सेंटो बन गया, एक सीटो बन गया। अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बन गए। तो यहाँ पर जो हमारा सोवियत संघ था वो क्या करेगा, वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने जो संबंध होते हैं उनको मजबूत करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है यानी केंद्रीय संधि संगठन है, ये केंद्रीय संधि संगठन कहाँ पर था, ये मुख्यतः एशिया के बिल्कुल बीच में था, यानी कि उसके केंद्र में था। तो वहाँ पर कुछ ऐसे देश थे जो इसकी सोवियत संघ की मदद कर सकते थे कि अगर इनमें हमला होता, इनके द्वारा कुछ परेशानी इसको महसूस होती तो वो इनसे मदद मांग सकता था। इसलिए उसने क्या करा, इनके साथ अपने जो संबंध थे उसको मजबूत करा। इसी तरह से ये आपस में गुट में बट गए, पूरी दुनिया गुट में बट गई। अब इनमें आपस में तनातनी रहने लगी और इसी का एक परिणाम होता है क्यूबा मिसाइल संकट। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार क्यूबा क्या था और उसका मिसाइल संकट क्या है आखिरकार। तो दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट के ऊपर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। इसके ऊपर आपको 4 नंबर में भी दे सकता है, 6 मार्क्स में भी दे सकता है। तो इसका काफ़ी आपको बड़ा लिखना है। आप कह सकते हो पॉइंट 1 बना के बता सकते हो, पॉइंट 2, 3, 4 इस तरह से पॉइंट्स वाइज बता सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या बताना है कि क्यूबा क्या एक द्वीपीय देश है। तो पहले इसको समझ लेते हैं आखिरकार है क्या। क्यूबा क्या एक द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका से सटा हुआ है। आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल बीच में क्या है, एक क्यूबा देश है। वहाँ पर छोटा सा देश है और वहाँ पर क्या होता है कि क्यूबा ये है एक छोटा सा देश, द्वीपीय देश। लेकिन यहाँ पर जो शासन होता है वो किसका होता है, फिदेल कास्त्रो का, फिदेल कास्त्रो। और इनके संबंध अच्छे होते हैं किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, यानी कि सोवियत संघ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध होते हैं। और यहाँ पर जो शासन भी होता है वो होता है साम्यवादी शासन, जो कि सोवियत संघ में भी था, साम्यवादी शासन था यहाँ पर। तो ये साम्यवादी देश था। लेकिन अमेरिका क्या है, पूंजीवादी देश है। वहाँ पर क्या चलता है, जो लोकतंत्र होता है वो चलता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा अमेरिका से नज़दीक था, अमेरिका से नज़दीक। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है अमेरिका के। तो 1961 में क्या होता है कि जो सोवियत संघ के नेता होते हैं उनको एक चिंता सताने लगती है कि अगर अमेरिका के इतने नज़दीक है, अगर कभी इसने हमला करके इसको यहाँ हमला करके यहाँ तख्ता पलट करवा दिया, यानी कि जो हमारे फिदेल कास्त्रो हैं उनका तख्ता पलट करा दिया और उनकी जगह पे किसी और को बिठा दिया, तो क्या होगा कि उनका जो साम्यवादी शासन है वो क्या होगा, वो तो हो जाएगा ख़त्म। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा पूंजीवाद। अब पूंजीवाद आ जाएगा तो मतलब पूंजीवाद किसको डोनेट करता है, अमेरिका को डोनेट करता है। तो अमेरिका जीत जाएगा, हमारा साम्यवादी शासन खत्म हो जाएगा, तो हम हार जाएंगे। इसी जीत हार के चक्कर में फिदेल कास्त्रो से वो बोलता है कि भाई देखो सुनो, तो हमारे दोस्तों हम तुम्हें क्या करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं और सैनिक सहायता भी देते हैं। तो उसने बोला कि हम यहाँ पर अपनी सेना स्थापित करना चाहते हैं ताकि अगर तुम पे कोई हमला करे तो हम उसका मुकाबला कर सकें और आपकी सुरक्षा कर सकें। तो उसने बोला कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं 1961 में 1962 में क्या होते हैं, अमेरिका के सोवियत संघ के नेता होते हैं निकिता खुरुश्चेव। ये निकिता खुरुश्चेव क्या करते हैं, अमेरिका जो सोवियत संघ होता है उसमें सैनिक अड्डा बना लेते हैं। सैनिक अड्डा बनाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर अपने ही हथियार भेज देते हैं, अपनी सेना भेज देते हैं। साथ ही साथ जो परमाणु बम की वो होते हैं, मिसाइलें होती हैं, वो तैनात करवा देते हैं। और उसके तहत आप अपनी बुक में देखोगे, आपकी बुक में दिया गया है एक चित्र है, आप अगर देखोगे तो वहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसके अंदर एक गोला सा सर्कल से आपको 3 सर्कल मिलेंगे, जिसके अंदर वो सर्कल आखिरी सर्कल तक ये दिखाता है कि अगर वो परमाणु जो बम थे, परमाणु मिसाइलें थी, अगर वो छोड़ते हमला करते अमेरिका के ऊपर तो कितने एरिया को वो नुकसान पहुंचा सकते थे। ये रिपोर्ट किसकी है, ये CIA की है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि अमेरिका की थी। आप उसके नीचे पढ़ सकते हो CIA। तो ये खुद उसने अपनी खुफिया बैठक में कहा था। तो इसकी बात आखिरकार जो क्यूबा जो हमारा अमेरिका होता है उसको पता चलती है करीब 3 हफ्ते बाद। ये लो, जब 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, उसके अंदर सैनिक अड्डा भी बन जाता है,
तब जाके अमेरिका को इसको पता चलती है। और उस टाइम अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, यूएस राष्ट्रपति, ठीक है, यूएस राष्ट्रपति होते हैं, उनका नाम क्या होता है, जॉन, आपको ये नाम याद रखने सारे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी को ये बात 3 हफ्ते बाद पता चलती है। अब जॉन एफ कैनेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो हिचकिचाते हैं, मतलब उनके मन में बहुत ज़्यादा शंका बहुत ज़्यादा होती है कि अगर मैंने इसको कुछ बोला तो बहुत ज़्यादा पहले से ही तनाव चल रहा है और यह कहीं हमला ना कर दे तो यहाँ के भी लोग मारे जाएंगे, वहाँ के भी मारे जाएंगे। लेकिन ये इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा निश्चित था कि अगर इसने ये परमाणु बम नहीं हटाए, इस अमेरिका जो हमारा क्यूबा है यहाँ से अगर परमाणु बम नहीं हटाए तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है और ये कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जॉन एफ कैनेडी होते हैं वो अपने जो अमेरिकी जंगी बेड़े होते हैं, यानी जो समुद्र में जंगी बेड़े होते हैं, उन जहाज़ों को आदेश देता है कि जाओ और सोवियत संघ से जो जहाज आ रहे हैं क्यूबा की तरफ उनको रोको। तो आखिरकार यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही महाशक्तियाँ, एक थी हमारे अमेरिका और दूसरी थी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, दोनों ही आमने सामने आ जाती हैं। और दोनों में से अगर कोई भी छोटी सी मिसाइल से भी हमला कर देता तो पूरा परमाणु बम का जो तीसरा वर्ल्ड वार था वो शुरू हो जाता। द्वितीय वर्ल्ड वार में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, पहले से भी ज़्यादा। अगर तीसरा होता तो आधी दुनिया ख़त्म हो जाती। इसी चक्कर में क्या होता कि पूरी दुनिया का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, इस क्यूबा मिसाइल संकट की तरफ। लेकिन आखिरकार होता क्या है, दोनों ही महाशक्तियाँ अपने अपने विवेक से काम लेती हैं। और यूएसएसआर भी क्या करता है, अपने जंगी बेड़ों को रुकने के लिए कहता है, बोलता है अपनी धीमी रफ्तार कर लो या फिर वापस आ जाओ। तो कुछ जंगी बेड़े वापस चले जाते हैं और कुछ अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तीसरा जो वर्ल्ड वार होने वाला था वो रुक जाता है और विश्व एक शांति की सांस लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा शीत युद्ध था वो एकदम चरम बिंदु पे आ गया था कि दोनों महाशक्तियों में लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन वो हुई नहीं। तो यहाँ से हम एक परिभाषा बना सकते हैं कि आखिरकार शीत युद्ध है क्या। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने लड़ा नहीं, केवल आपस में गुटबाजी हो रही थी, विचारधारा की लड़ाई हो रही थी। वो कह रहा था कि मेरा साम्यवादी शासन रहेगा, मेरा पूंजीवादी रहेगा, ठीक है। हथियारों की लड़ाई हो रही थी, वो हथियार अपने अमेरिका अपने हथियार लगाना चाहता था और सोवियत संघ अपने हथियारों से लड़ रहा था। तो एक परिभाषा अच्छी आती है कि शीत युद्ध से अभी शीत युद्ध क्या है, एक क्वेश्चन पूछता है, 1 मार्क्स में पूछता है, या फिर अगर 4 मार्क्स में पूछेगा तो बोलेगा कि शीत युद्ध क्या है और उसके उत्पन्न होने के कारण क्या है। तो उत्पन्न होने के कारण इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध से अभिप्राय दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति का उत्पन्न होना, लेकिन वास्तव में युद्ध ना होना शीत युद्ध कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर युद्ध नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष और तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, इसी वजह से इसको शीत युद्ध कहा गया है। तो अब देखते हैं आखिरकार शीत युद्ध उत्पन्न होने के कारण क्या थे। तो शीत युद्ध का क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि शीत युद्ध क्या है और उसको उत्पन्न होने के कारण क्या है। ये 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिख दिए हैं कि शीत युद्ध उत्पन्न होने के कारण। शीत युद्ध क्या है, ये तो हमने देख लिया कि शीत युद्ध से अभिप्राय दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति का उत्पन्न होना, लेकिन वास्तव में युद्ध ना होना शीत युद्ध कहलाता है। इसे छाया युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वास्तव में युद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर जो उत्पन्न होने के मेन कारण है, पहला तो आ जाता है हमारा हथियारों की ओर, कि दोनों महाशक्तियाँ जैसी आपस में निकली थी, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों में होड़ मच गई कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जमा कर लें, ताकि अगर कभी भी युद्ध होता है तो दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो अमेरिका और सोवियत संघ ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था के अपने जो पैसा था, अपनी जो पूंजी थी, वो हथियारों को खरीदने में या फिर उसको बनाने में खर्च कर रही थी। इसी तरह से दूसरा आता है कि महाशक्ति बनने की ओर। दोनों ही जो अमेरिका और सोवियत संघ था, दोनों ही विश्व में महाशक्ति बनना चाहते थे। यानी कि दोनों में से अगर एक भी खत्म हो जाता तो दूसरी अपने आप ऑटोमेटिकली महाशक्ति बन जाती और विश्व पे उसका ही राज होता। तो दूसरा होता है कि विचारात्मक मतभेद। अमेरिका क्या था, पूंजीवाद को सपोर्ट करता था और जो सोवियत संघ था वो साम्यवाद को सपोर्ट करता था। तो दोनों ही अपने अपने विचारधारा को फैलाने के लिए क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपस में गुटबाजी कर रहे थे। और जहाँ पर दूसरे देश शामिल होते, जहाँ पर पूंजीवाद होता था, वहाँ पर सोचता था अमेरिका देखो उस पूंजीवाद देश को कोई कुछ करे ना, क्योंकि अगर उसको कोई करता है तो वहाँ पर क्या होता है, साम्यवादी शासन आ जाएगा और पूंजीवादी की हार होगी। तो यहाँ पर अपने अपने विचारधारा को फैलाना चाहते थे, अमेरिका पूंजीवाद को और सोवियत संघ साम्यवाद को। तो साथ ही साथ चौथा जो पॉइंट हम बनाते हैं वो होता है कि छोटे देशों पर कब्जे की होड़। यानी कि ये अपने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए क्या करते थे, कब्जा भी कर रहे थे छोटे देशों पे। इसके साथ साथ ये छोटे देश होते थे, इन महाशक्ति के लिए बहुत ज़्यादा काम के ये होते थे, चाहे वहाँ पर उनका जो भू क्षेत्र हो वो, जैसे अगर आप क्यूबा को ही देखो, क्यूबा पे क्या हुआ, छोटा सा क्यूबा था, उस पर भी उसने छोटी जगह दे दी सोवियत संघ को कि आप यहाँ पर अपने हथियार थे वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर मतलब अपना सैनिक अड्डा बना सकते हो। तो यहाँ पर जो सोवियत संघ था
वो अमेरिका पे कितने कारगर तरीके से हमला कर सकता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, अमेरिका बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। तो यहाँ इसी वजह से क्या हुआ कि छोटे देशों पर जो कब्जे की होड़ थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये भी एक कारण था शीत युद्ध उत्पन्न होने का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।